हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सोनी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन्स वाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के पुराने सिक्कों पर काउंटर मार्क्स क्या होते थे, ये कैसे लगाए जाते थे और काउंटर मार्क्स का क्या मतलब होता था। काउंटर मार्क्स और श्रोफ मार्क्स एंड पंच मार्क्स, आज मैं आप सबको इन सब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि काउंटर मार्क कैसे लगाए जाते थे और सिक्कों पर काउंटर मार्क्स क्या होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि काउंटर मार्क्स क्या होते हैं। मेरे पास ये दो तरह के सिक्के हैं। इनमें से मैं आपको ये पहला ये सिक्का जो दिखाता हूँ कि काउंटर मार्क्स इस पर कहाँ पर है। दोस्तों, ये सिक्का, इस पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सब कुछ सिक्का एक सही तौर पर बना हुआ, लेकिन इस पे बीच में एक ये निशान है। ये इस सिक्के में शुरू में नहीं था, लेकिन ये बाद में लगाया गया है। इसको काउंटर मार्क्स बोलते हैं। एक निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये निशान भी बाद में लगाया गया है। इसके बाद सिक्के की अगर हम दूसरी तरफ में देखें तो यहाँ पर भी एक मार्क किया गया है। एक मार्क यहाँ पर है, एक मार्क यहाँ पर है, एक मार्क यहाँ पर है, एक मार्क ये यहाँ पर भी है। मतलब इस सिक्के पर करीब करीब 6 तरह से मार्किंग की गई है, यानी कि ये सिक्का काफ़ी चलन में था और बहुत से लोगों द्वारा ये यूज किया गया सिक्का है। इस पर काफ़ी मार्किंग हुई हुई है। दोस्तों, कॉइन्स पर काउंटर मार्क का मतलब होता है कि जो सिक्का अधिकृत तौर पर जो बना हुआ है, मतलब एक सिक्के के अंदर जो कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो कुछ बना दिया या तत्कालिक सरकारों ने या उस समय जो लोग राज किया करते थे उन्होंने जो एक सिक्का बना दिया, उसके बाद उस पर कुछ निशान अंकित किए जाते थे जिनको कि काउंटर मार्क बोला जाता है। तो ये काउंटर मार्क्स शुरू से गवर्नमेंट द्वारा नहीं बनाए जाते, ये बाद में लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिनको कि हम काउंटर मार्क बोलते हैं। यानी सिक्कों पर एक अलग तरह की निशानदेही कर दी जाती है, मतलब अपनी एक पहचान के लिए, जिसको कि काउंटर मार्क बोला जाता है, श्रोफ मार्क बोला जाता है या पंच मार्क बोला जाता है या काउंटर स्टाम्प बोला जाता है। इस तरह से इनका नाम होता है। तो ये तो होते हैं काउंटर मार्क्स। और अब मैं आपको बताता हूँ कि काउंटर मार्क कैसे लगाए जाते थे। ये मैनुअली होते थे और इनका प्रोसेस क्या होता था। मैं एक ज्वेलर हूँ और मेरे पास इस तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं, तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काउंटर मार्क कैसे लगाए जाते थे उस समय में। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि काउंटर मार्किंग कैसे की जाती थी। दोस्तों, मान लीजिए ये एक सिक्का है और इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन ये अभी बिल्कुल प्लेन है। मैं खाली आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ एक। और दूसरा, ये मेरे पास एक स्टाम्प है, ये स्टाम्प बनी हुई है। और मान लो मैंने किसी को ये अपना ये कॉइन देना है और मुझे पहचान हो जाए कि मैंने ही उसको ये कॉइन दिया था, तो मैं इस पर एक मार्किंग कर देता हूँ, जिससे कि जब ये कॉइन मेरे पास वापस आएगा तो मैं इसे आसानी से पहचान लूँगा कि ये मेरे द्वारा ही दिया गया सिक्का है और इसके अंदर चांदी सही है या जो भी मेटल मैंने इसको दी है वो एकदम सही है। ये पहचान के लिए मैं इस पर एक मार्किंग करता हूँ और वो मार्किंग मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि काउंटर मार्क कैसे बनाए जाते थे। ये सामने जैसे आपके एक सिक्का पड़ा है और मेरे पास में ये एक स्टाम्प है और मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करता हूँ कि ये मैंने इस पर अब मार्किंग कर दी है। तो आइए मैं अब आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने इस पर आपको मार्किंग करके दिखाई है। इस पर मैंने अपनी एक स्टाम्प लगा दी है। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें मुस्टैच बनी हुई है, यानी मूंछें मैंने इस पर बना दी है दोनों साइड में। इस तरफ भी आप देखेंगे तो इस पर भी ये मेरी एक स्टाम्प मैंने लगा दी है, यानी कि ये जब भी सिक्का मेरे पास आएगा तो मैं इसको आसानी से पहचान सकता हूँ कि ये मेरे द्वारा ही दिया गया सिक्का है। ये स्टाम्प इस पे बनी हुई थी और ये उसके ऊपर बन चुकी है।
तो ये तो था काउंटर मार्किंग का तरीका। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि काउंटर मार्क क्यों लगाए जाते थे। इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जब कोई पुराने समय में एक राजा दूसरे राज्य पर अपना अधिकार जमा लेता था, यानी कि उसको हरा देता था, उस पर अपना अधिकार जमा लेता, तो उस समय में उस राज्य में जो सिक्के चलन में थे उनको एकदम से बदलना संभव नहीं हो पाता था, जब तक कि वो दूसरा राजा जिसने वहाँ पर अपना अधिकार जमाया है वो अपने नए सिक्के जारी करे। उससे पहले वो क्या करता था, वहाँ पर जो सिक्के चलन में थे उन पर अपनी एक स्टाम्प अलग से लगवा देता था, जिससे कि लोगों को पता लग जाए कि अब ये सिक्के, यानी कि अब मैं राजा बन गया हूँ और ये मेरे सिक्के चलन में होंगे। जब तक कि उसके नए सिक्के चलन में नहीं आ जाते, पुराने सिक्कों पर ही स्टाम्प लगाई जाती थी, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि हमारे ऊपर अब दूसरा राजा आ गया है और अब हमें उसके ही सिक्के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर पर इसका कारण ये था कि पुराने समय में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता था या उसके बड़े पैसों को, यानी कि बड़े सिक्कों को छोटे पैसों में तब्दील कर कर उसको देता था, तो उस पर वो अपनी निशानदेही करके देता था। मतलब ऐसे तो है नहीं कि आज के समय में जो 2000 का नोट हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू 2000 नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमको बोल दिया कि ये पेपर है, इस पर हमने 2000 रुपये लिख दिया और ये 2000 के रूप में चलेगा, ये 500 के नोट के रूप में चलेगा, लेकिन एक्चुअल में उस कागज़ की वैल्यू 2000 नहीं है। और पुराने समय में क्या होता था कि जो सिक्के चलते थे, जैसे कि चांदी के सिक्के चले, तो उनकी एक्चुअल वैल्यू जो मेटल की वैल्यू होती थी वो ही होती थी। तो जब कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए या अपने पैसे छुट्टे करवाने के लिए, मान लो 1 रुपया है और उसे 10-10 पैसे के सिक्कों की ज़रूरत है, तो वो एक व्यापारी के पास गया जो उसको खुले पैसे करके देगा काम के लिए, तो उस पर वो अपना मार्क लगा देता था। यानी कि उसे ये शक होता था कहीं ये मेरे सिक्के बदल ना दिए जाएं, क्योंकि वो ऐसे तो नोट है नहीं कि उसकी वैल्यू कम है लेकिन ज़्यादा में चल रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू होती थी मेटल की, कहीं उसने बदल कर मुझे ला दिए तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो उस पर अपनी मार्किंग कर देता था। एक व्यक्ति गया, 1 रुपये का उसने सिक्का उसको दिया और बदले में उसने 10-10 पैसे के सिक्के ले लिए और अपना काम शुरू कर दिया। जितने पैसे उससे खर्च हुए उसने अपने कर लिए, बाकी अगर उसको वापस अपना वही बड़ा रुपया, अगर उसको स्टोरेज करना है तो बड़ा रुपया चाहिए, क्योंकि उस समय में 1 रुपये की बहुत कीमत होती थी। 1 रुपया हर व्यक्ति के पास नहीं भी मिलते थे। तो जितना पैसा उसने खर्च कर दिया और जितने सिक्के बच गए वो उसके पास उसको ला कर देगा, अगर उसे वो अपना पुराना रुपया चाहिए तो। और जो पैसे उसने खर्च कर दिया वो उसका क्या करेगा? वो जब दूसरे सिक्के भी उसके पास अगर लेकर आएगा तो व्यक्ति जिसने उसको उधार दिया था या उसने सिक्के बदल कर दिए थे, तो वो उन सिक्कों को विश्वास कैसे करेगा? तो या तो उसे वो चेक करना पड़ेगा कि उसमें चांदी है भी नहीं है, कहीं वो नकली सिक्का मुझे ला कर ना दे। तो वो अपने जो काउंटर मार्क किए हुए सिक्के थे वो तो बिना किसी देख रेख के अपना वापस ले लेगा कि इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिक्के मैंने ही इसे दिए थे। बाकी सिक्कों के चेकिंग के लिए क्या होता है कि उसमें एक सिक्कों में एक ड्रिल की जाती थी, जिससे पता लग जाता था कि इसके अंदर से मेटल निकाल लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कितनी % चांदी है, ये चांदी है भी है या नहीं है, कहीं ये सिक्का नकली तो नहीं है, मेरे सिक्के बदल तो नहीं दिए गए। तो इसलिए वो भी एक पुराने सिक्कों पर स्टाम्प लगाकर अपना काउंटर मार्क करके अपना बिजनेस करते थे और दिए जाते थे। आज के समय में होता है वैसे ही उस समय भी यही होता था कि जैसे आपको लोन कोई व्यक्ति दे देता है, मतलब आप किसी बनिए के पास गए या किसी और व्यापारी के पास गए, आपने उससे लोन ले लिया। उस तरह पुराने समय में भी इस तरह के व्यक्ति होते थे, लेकिन इनके साथ ही जैसे आज बैंक हैं उसी तरह से अधिकृत तौर पर कुछ लोग होते थे जिनको गवर्नमेंट ने बोला हुआ था कि आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, तो वो भी अपनी एक अलग से स्टाम्प लगा के उस पर देते थे, काउंटर मार्क करके देते थे सिक्कों पर, और उनको श्रोफ मार्क बोला जाता था। तो ये था भारत के पुराने सिक्कों पर 2 तरह के, मैंने जो आपको बताया कि किस लिए वो उन पर काउंटर मार्क लगाए जाते थे। पहला था कि कोई राजा दूसरे राज्य पर अपना अधिकार कर लेता था तो अपना काउंटर मार्क लगाता था। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको सिक्के बदल कर देता है या आपको लोन देता है तो वो उस पर अपने काउंटर मार्क लगा कर देता था। अब मैं आपको बताता हूं कि काउंटर मार्क लगाने का तीसरा रीज़न क्या है। काउंटर मार्क लगाने का तीसरा रीज़न ये था उस समय कि जो व्यापार होता था वो इतना बड़ा व्यापार नहीं था,
व्यापार जब होते तो एक देश से दूसरा देश जुड़ा होता, या एक राज्य से दूसरा राज्य, मान लो पानी की सीमा से जुड़ा है, मान लो जहाज़ से वो व्यापार करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो उन लोगों को क्या होता था कि ये सिक्के तो मेरे इस देश के हैं और ये दूसरे देश के हैं, तो उनको व्यापार करना हो जाता था मुश्किल। तो वो क्या करते कि इन सिक्कों पर एक सिक्का ले लेते और उस पर अपने एक स्टाम्प लगा देते, यानी उस पर एक काउंटर मार्क कर देते और बोलते कि ये सिक्का आपके देश में भी चलेगा, हमारे देश में भी चलेगा, जिससे क्या होता, बिजनेस करना आसान हो जाता। मान लीजिए आज के समय में हम बात करें तो हम अगर नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बर्मा, मतलब जिसके साथ भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, जो हमारे बिल्कुल सीमाओं से लगते हुए देश हैं, तो दूसरे देश में जाते तो हमें मनी एक्सचेंज करानी पड़ती है। और अगर एक ऐसी मनी चला दी जाए कि जो इन सभी देशों में चलती रहे, मान लो इंडिया में भी चलेगी, पाकिस्तान में भी चलेगी, चाइना में भी, नेपाल में भी, सारे चले, तो बिजनेस करना आसान हो जाता है। तो इसलिए वो उस समय में कुछ ऐसे सिक्के चला देते थे, उन पर एक मार्किंग हो जाती थी कि ये सिक्का आपके देश में भी चलेगा, हमारे देश में भी चलेगा और आप बिजनेस करते रहिए, इन सिक्कों का इस्तेमाल करते रहिए। तो ये था तीसरा कारण। इसके बाद आता है एक चौथा कारण। दोस्तों वो चौथा कारण ये है कि 1947 के बाद में भी, उदाहरण के तौर पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद भी मान लो पाकिस्तान, बर्मा या कुछ इस तरह के जो देश जिनकी खुद की अपनी एक मनी, उन्होंने सिक्का उन्होंने तब तक नहीं बनाया था, तब तक क्या होता था कि भारत के जो सिक्के थे वहाँ पर लीगल टेंडर के तौर पर चलाए जाते थे। यानी कि अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसके अंदर बर्मा के अंदर भारत का 1 रुपया चला करता था और उस पर एक स्टाम्प होती थी कि ये सिक्का, ये रुपया खाली बर्मा के अंदर ही चलेगा, है ये भारत का, लेकिन उस पर एक स्टाम्प लगाती थी कि ये बर्मा के अंदर ये सिक्का, बर्मा के अंदर ये नोट चलेगा 1 रुपये का। तो कुछ रीज़न ये भी होते हैं कि बहुत से देशों के पास या राज्यों के पास अपनी मुद्राएं नहीं होती, दूसरे देशों या राज्यों की मुद्राएं उस समय में चलाई जाती थी, तो उस पर एक मार्किंग कर दी जाती थी। उस मार्क के आधार पर यह पहचाना जाता था कि ये सिक्का है तो दूसरे राज्य का, लेकिन ये यहाँ पर भी चल सकता है। तो दोस्तों मैंने जो ये पढ़ा लिखा या कहीं से भी सुना, मैंने आपको जो जानकारी थी कि काउंटर मार्क इस्तेमाल क्यों किए जाते थे, काउंटर मार्क क्या होते थे और ये क्यों लगाए जाते थे, तो इसके बारे में मैंने आप सबको ये बता दिया। दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये इस तरह के सिक्के मैं कहाँ से परचेज करता हूँ या इन चीज़ों की नॉलेज मुझे कहाँ से होती है। तो दोस्तों जो मैं सिक्के परचेज करता हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैं आपको दे दूँगा। वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी, मतलब कम कीमत में आपको और अच्छे सिक्के, अगर आपको पुराने सिक्कों का शौक़ है तो आप वहाँ से वो सिक्के खरीद सकते हैं। आपको बहुत ही कम दामों में बढ़िया सिक्के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर आप सिक्के खरीद सकते हैं या सिक्कों को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के सिक्कों के ऊपर, ये एक परफेक्ट सिक्के के ऊपर कोई वीडियो नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि काउंटर मार्क क्या होते हैं, काउंटर मार्क क्यों लगाए जाते थे और काउंटर मार्क कैसे लगाए जाते थे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा यह आज का वीडियो? देखते रहिए वीडियो और समझिए इसको, और अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।